अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 कैप 6 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ज़रा देखते हैं। We purchased a partly developed research and development for rupees 290, जिससे ख़रीदा उसने बताया कि रिसर्च के ऊपर हम लगा चुके थे कोई 200 रुपये और डेवलपमेंट पे हम लगा चुके थे 90 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद यानी कि उसने इसमें से इतने इतने पैसे लिए। नेक्स्ट, फिर हमने जब इसको ख़रीद लिया, क्योंकि ये पार्टली डेवलप्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो इस पर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमने इसके ऊपर एक्विजिशन के बाद वी इनकर्ड ये मिलियंस में है, ठीक है ना। वी इनकर्ड 20 million on research and 35 million on development। ठीक है जी। अब इसका सलूशन क्या होगा? जब हम इसको ख़रीद के लाए पार्टली डेवलप्ड R&D को, तो हमारे लिए चाहे R हो चाहे D हो, पूरे का पूरा कैपिटलाइज होगा। यानी पार्टली डेवलप्ड R&D, RV और DV दोनों ही कैपिटलाइज हो जाएंगे, यानी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये धोखा है। ठीक है, तो इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 290 से, और उसके बाद आगे चलकर फिर वही वाला काम। ठीक है, रिसर्च है तो एक्सपेंस आउट, डेवलपमेंट है तो कैपिटलाइज। ठीक है, तो फिर रिसर्च वाले 20 मिलियन को आपने इंटेंजिबल में नहीं डालना। हाँ, अगर एंट्रीज कर रहे हैं हम तो ये रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करेंगे 20 है, और जो डेवलपमेंट हमने की है उसकी एंट्री होगी इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 35। ठीक है जी। और फिर अगर ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जब एमोटाइज करेंगे तो इंटेंजिबल की कॉस्ट बन जाएगी 290 जमा 35 325। ठीक है, और इसको उसकी लाइफ पे एमोटाइज कर सकते हैं। कोई मसला? अच्छा जी, एक और छोटी सी एग्जांपल भी यहीं कर लेते हैं। शायद थ्योरी के अंदर पॉइंट आया था या आपके पास आ गया होगा या आ जाएगा, पर चलें अब जहन में आ गई है तो कर लेते हैं। हमने एक लैपटॉप ख़रीदा है जी, वो ख़रीदा है जनाब 1,25,000 का। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो इसमें है उसके पैसे हमने दिए हैं जी, लेट्स से 20,000। और उसके बाद हमने कहा जी हमें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, पेड वर्जन होता है, सारी चीज़ें पेड होती हैं। ठीक है, तो पायरेटेड नहीं यूज़ कर रहे हम। तो हमने MS ऑफिस बाय किया और ये लेट से किया है जी 35,000। ठीक है, अब लैपटॉप क्या है? इंटेंजिबल है,
नहीं, लैपटॉप तो टेंजिबल है, ये तो पीपीई में जाएगा, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें क्या हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 1,25,000 पीपीई में डेबिट कर देंगे और बाकी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को आप इंटेंजिबल एसेट बनाएंगे। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर ये हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जिसके बगैर ये हार्डवेयर चल ही नहीं सकता, ये इसका इंटेग्रल पार्ट है, तो इसको अलग से इंटेंजिबल्स में रिकॉर्ड नहीं करना। हम लैपटॉप अलग और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को अलग नहीं रखेंगे, बल्कि पीपीई के अंदर ही हम जब कंप्यूटर वाली चीज़ वाले सेक्शन के अंदर इस लैपटॉप को डेबिट करेंगे, तो उसमें हम 1,25,000 जमा 20,000 इसको रिकॉर्ड करेंगे 1,45,000 पे। ठीक है जी, ओके, सही है? क्या बोलो बोलो, हैं? अच्छा, 35 क्या? 35 इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि 35 के बगैर लैपटॉप चल सकता है, तो 35 इंटेंजिबल ही है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, ये दो छोटी छोटी एग्जांपल ज़रा ऐसे ही जहन में आई, थ्योरी के अंदर इन्होंने आ जाना है फिर, तो सवाल यहाँ पे देख लिया। ठीक है, बल्कि ये पास पेपर्स में हम फिर रहे थे ना, यहाँ पे एक पास पेपर 4 आपको नज़र आएगा, इस पे आ जाए ज़रा, पेज नंबर 1068, पास पेपर 4 भी कर लेते हैं जल्दी से। बल्कि पास पेपर 4 को भी अभी रोकें, वैसे पास पेपर 4 का बी तो कर सकते हैं, चलें बी जल्दी से मुझे कर दें, बी जल्दी जल्दी जल्दी। ए को इसलिए रोका है मैंने कि ए के अंदर वो रिन्यूअल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी रिवाइज करना रहता है, हमारा पढ़ना रहता है, रिवाइज का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जितना एफएआर के अंदर आपको पढ़ाया गया था उतना ही यहाँ पे बराबर पढ़ाया जा रहा है, कम नहीं करेंगे। फ़ायदा आपको हो गया, एक चीज़ आपको ईजी टू अंडरस्टैंड मिल गई है। मेरे चांद थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप अगर इधर बैठे हो तो भैया ये थोड़ा सा इधर। टोटल 3 बच्चे आए हैं मेरे जी, 3 हों पर मैं 1 हूँ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी करें। नीचे भी डबल टेप लगाई है खैर बोर्ड पे, ताकि मैं यूज़ ना कर सकूँ नीचे। हाँ जी, डन। प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस ऑन यकम जनवरी 2012। कर रहे हैं अभी, जल्दी करें। जल्दी 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 जल्दी, 2 बच्चे कर चुके। चलें जी, प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस ऑन यकम जनवरी 12। मैचलेस एंटरप्राइजेज acquired research data along with partly developed product design from a company for 2 million, जिसमें रिसर्च 0.5 है, डेवलपमेंट 1.5 है। हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है ब्रेकअप, ये धोखा है। ये ना हो कहीं आप 1.5 कैपिटलाइज कर लें, हमने पैसे देकर खरीदा है 2 मिलियन का, 2 मिलियन क्या है, इंटेंजिबल। ठीक है, तो
हमने इंटेंजिबल एसेट डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया 2 मिलियन से, ठीक है जी। उसके बाद द प्रोडक्ट डिज़ाइन वॉज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन यकम नवंबर 12। इसका मतलब जनवरी से अक्टूबर के एंड तक इस पे हमने डेवलपमेंट की। यकम नवंबर को तो ये हैंड ओवर कर दिया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मतलब अब ये यूज होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या है जी, डेवलपमेंट कंप्लीट, ठीक है। अब अगर डेवलपमेंट इस दिन कंप्लीट हुई है तो दरमियान में कुछ खर्चे हुए होंगे। अब वो कह रहा है सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन MEL incurred 0.7 on research and 2.5 on development या फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो इस इंटेंजिबल को आप वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, CWIP भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इंटेंजिबल भी चल जाता है। मज़ीद फिर आपने इसके एक्वायर करने के बाद आपने 0.75 का एक्सपेंस इनकर किया, रिसर्च एक्सपेंस है, ठीक है। और उसके बाद 2.5 आपने डेवलपमेंट पे, चुप है तो अच्छी यूज करेंगे डेवलपमेंट, ठीक है जी। 2. उसके बाद जी ये हो गया होगा कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद फिर कोई कहता है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोडक्ट डिज़ाइन वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू कंपनी फॉर नेक्स्ट। इसका मतलब फिर इसको क्या कर लें, अब अमोर्टाइज कर लें। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, अब 2 + 2.5 4.5 हो गया। आप कह सकते हैं कि जी आप पहले एक वो एंट्री कर लें, चलो कर लेते हैं, वो एंट्री भी कर लेते हैं। CWIP को क्रेडिट करके इंटेंजिबल को डेबिट कर दें, ठीक है जी। कितने से, 2 + 2.5 4.5 से। और अब इस 4.5 को अमोर्टाइज कर लें, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। तो बाकी तो सब आपको आता है, बस मसला वही था जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स है, इनटू किस दिन अवेलेबल हुआ है फॉर यूज़ प्रोडक्शन वालों को, यकम नवंबर और दिसंबर, 2/12 जी 0.15। ले ये 4 नंबर के लिए ये एंट्रीज। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही था, बाकी तो पहले दिनों में ही आप कर चुके हुए हैं, सिंपल सा काम है। जो ये आपने पार्टली डेवलप्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीदी है, तो रिसर्च हो चाहे डेवलपमेंट हो, आपके लिए तो वो एसेट ही है। उसके बाद फिर आपने वही असूल लगाने हैं जो IAS 38 ने आपको बताए हुए हैं, रिसर्च एक्सपेंस आउट, बुरी डेवलपमेंट एक्सपेंस आउट, अच्छी डेवलपमेंट कैपिटलाइज, ठीक है। पर ये तो आसान सा सवाल। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 का ए जो है उसमें एक तो एक्सप्लेन वाला मामला है, बहुत ज़्यादा। अगर FAR के अंदर उस कम चांसेस है ना एक्सप्लेन कराने के, यहाँ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बहुत कराता है एक्सप्लेन, लिखना पड़ा करेगा आपको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक बात लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको रिवाइज पढ़ाई नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि आपकी लीगल लाइफ है, एग्रीमेंट की लाइफ लीगल लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ लीगल लाइफ भी होती है ना, कितने अरसे तक यूज़ कर सकते हैं, लाइसेंस है, एग्रीमेंट है। तो 5 साल की ओरिजिनल लाइफ है, लेकिन वो वैलिड तो 5 साल तक है, लेकिन रिन्यूएबल है मज़ीद 5 साल के लिए, ठीक है। तो रिन्यूअल ऑप्शन आ गया है। अब इसके अंदर एक वो कह रहा है एट अ नॉमिनल प्राइस, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको दिया नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं 4 का ए पेंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलें अब वापस आते हैं अपने थ्योरी पे, जहाँ छोड़ी थी वहाँ पे आ जाए। ये भी अभी करा देता हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट वाला भी। ये देखें जी, तरतीब से ही चलते हैं, यहाँ से चले थे हम,
एक्सचेंज हो गया था। चलिए, इंटेंजिबल्स ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, मैं तो कहता हूँ यहीं पे ही लिखते हैं ताकि बाद में रिवीजन हो सके। बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड पे सवाल ही करेंगे, ठीक है। इसको साइड पे करें, बल्कि एग्जाम्पल पढ़ लें। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड इंटेंजिबल एसेट, वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल इज 50,000, लाइफ इज 5 साल। अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई इंटेंजिबल ही दे दिया, देखिए अब IS-20 तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत यूज़ ही है, तो यहाँ पर IS-20 का यही यूज़ है कि या तो वो एसेट की मद में पैसे दे दे या वो एसेट ही उठा के दे दे। पढ़ा हुआ है आपने, वही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एन इंटेंजिबल एसेट as a grant on payment of a nominal amount। ऐसे ही बस थोड़े से, और जी ये एसेट ले जाएं आप, लेकिन वो एक चालान भर दें जी 10 रुपये का। सरकारी अस्पताल में आप गए, वो जी पर्ची बनवा लें जी 1 रुपये की, तो नॉमिनल अमाउंट, ठीक है, नॉमिनल अमाउंट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ याद है जी? ऊंचा बोले। नॉमिनल पे रिकॉर्ड हो सकता है ना बस। जी हाँ, बस यही पूछना चाह रहा था मैं। दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 ये है कि आप इसको नॉमिनल अमाउंट पर ही रिकॉर्ड कर लें, इजी है ये, ठीक है, इसमें ग्रांट की टेंशन नहीं रहती फिर हमें। तो ऑप्शन 1 इज रिकॉर्ड एट नॉमिनल अमाउंट। ये किया हुआ काम है, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। तो मौजें लग गई हैं आपकी। पिछली बार वालों की डबल मौज लगी थी, 2 टॉपिक्स पढ़ के आए थे वो, EPS और रेशियोज, बड़ी मौजें मारी उन्होंने इन टॉपिक्स में। तो इस दफ़ा आप लोगों को सब नया पढ़ना था, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए भी कुछ प्लान किया हुआ। IS-38 आ गया है जी, है हैवी टॉपिक है, पढ़ के आए, आपको पता है हैवी है जी। अब रिकॉर्ड करना है एट नॉमिनल अमाउंट। एग्जाम्पल है हमारे पास कि जी 2000 रुपये पे करके हमने, तो एट द टाइम ऑफ रिसीट क्या एंट्री करेंगे हम, एट द टाइम ऑफ रिसीट हम एंट्री पास करेंगे इनटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 2000 से, ओके। और कितने अरसे के लिए ये फ़ायदा देगा, 5 साल के लिए। तो आपने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट करना है, तो 2000 को 5 से डिवाइड कर दिया, और कितने महीने, पूरा साल ही, ठीक है जी, कितना, 400। ऑप्शन 1 ये हो गया, ठीक है। ये हमने कब किया जी, ईयर एंड पे। तो एट टाइम ऑफ रिसीट, और दूसरा ट्रीटमेंट है एट ईयर एंड। ठीक है जी। और दूसरा हमने किया है जनाब, ईयर एंड पे क्या करेंगे, ईयर एंड पे हमने उसको जितने पर रिकॉर्ड किया बस वही हमारे पास है, उसकी वैल्यू हम उसको अमोर्टाइज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन 2 क्या है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड इंटेंजिबल एट फेयर वैल्यू, तो रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। तो अगर हम इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो एट टाइम ऑफ रिसीट इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू क्या है,
50,000 पे हमने इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर लिया। कैश कितना पे किया? कैश तो 2,000 ही पे किया था, तो बाकी फिर क्या आ गया? ये है फ़ायदा वो जो हमें मिला। 50,000 वाली चीज़ 2,000 में मिली, तो 48,000 का हमें फ़ायदा हुआ। तो इस फ़ायदे को कहते हैं ग्रांट। ये गवर्नमेंट ग्रांट है। अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या था? अगर तो ये ग्रांट हमें रिसीव हुई है किसी पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड की मद में या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो हम उसको फॉरेन इनकम बना दें, पीएनएल में ले जाएं। और अगर ये ग्रांट रिसीव हुई है फॉर फ्यूचर कॉस्ट्स टू बी इनकर्ड या फॉर एसेट, तो फिर एसेट के साथ उसको मैच कराएं। लेकिन यहाँ पे तो पैसे नहीं मिले बल्कि एसेट ही मिल गया है, तो फिर ये सारे के सारे 48,000 को आज इनकम में नहीं डालना। अगर ये इंटेंजिबल 5 साल में एक्सपेंस आउट होना है, एमोर्टाइज होना है, तो ये ग्रांट भी 5 साल पे इनकम में जाएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे हम, ठीक है। तो फिर हम क्या करते थे जी, इसको क्या कहते थे? डेफर्ड ग्रांट, अनअर्न्ड ग्रांट, एडवांस, जो भी कह लें हम, डेफर्ड ग्रांट कहते थे। तो डेफर्ड ग्रांट है, अभी इसको इनकम नहीं बनाना बल्कि ये क्या होती है? लायबिलिटी। तो 48,000 रुपये की डेफर्ड ग्रांट आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया एट द टाइम ऑफ रिसीट। ईयर एंड पे क्या करेंगे? ईयर एंड पे 2 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, एसेट करेंगे एमोर्टाइज। अब 50,000 का एसेट और लाइफ कितनी है जी? 5 साल, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 10,000 रुपये का एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ठीक है जी, ओके। लेकिन साथ ही एक और काम भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रांट को मैच कराना है। मैं भी नाल ही जाना है, आवाज़ आएगी, ठीक है जी। तो आपने ग्रांट को भी ग्रांट को भी एमोर्टाइज करके इनकम में डालना है। तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब इनकम के अंदर कितनी ग्रांट जाएगी? सेम, बस फिगर बदलेगी, ग्रांट की फिगर आ जाएगी एसेट की बजाय। बाकी तो हशर के साथ नशर जैसा काम करते थे, ठीक है जी। बोले 9600 लें जी। तो ये जनाब, तो ग्रांट रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसलिए उसकी एमोर्टाइजेशन की बात भी नहीं आई थी, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिसीट और ये क्या है जी? एट ईयर एंड, ठीक है जी। ये दोनों काम करने पड़े। ओके, डन। कुछ यादें ताज़ा हो गई? सवाल में आ सकता है, इंटेंजिबल की मद में ये बात टेस्ट कर सकता है ना जी। पढ़ाया हुआ तो उसने है आपको। 8 से 10 नंबर के बारे में तो आई कैप कहता भी है कि पिछले पढ़े हुए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ सकते हैं, वो आ ही रहे होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये रिवीजन होगी। चलें आगे। A government transfers allocates intangible assets such as import, एयरपोर्ट लैंडिंग राइट्स। अब ये चीज़ें हैं, कुछ ज़रा जेहन में रह जाए। एयरपोर्ट लैंडिंग राइट्स, लाइसेंसेस टू ऑपरेट रेडियो और टेलीविज़न, इंपोर्ट लाइसेंसेस और कोटाज, और right to access other restricted resources. An intangible may be acquired free of charge or for nominal consideration. Free of charge हो तो या तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होंगे, या मैं मशहूर हूँ बच्चों को 1 रुपये पे रिकॉर्ड कर लो, ताकि कोई रिकॉर्ड तो रहे उसका, ठीक है। एनीवेज, बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट क्या कहता है? ये नाम इसका लिखा हुआ है, ठीक है। अलाउज द इंटेंजिबल एंड द ग्रांट टू बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू इनिशियली और एट नॉमिनल अमाउंट प्लस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रिपेयरिंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। फेयर वैल्यू, अब आपको प्लांट दिया था, उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आपको ही भरनी पड़ी, तो आप नॉमिनल अमाउंट में वो इंस्टॉलेशन ऐड कर देंगे, या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो फेयर वैल्यू में वो इंस्टॉलेशन आप ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ आई ये बात समझ आएगी? फिर आगे ये एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको करवा दी। यहाँ पर दोनों ही तरीके से हुआ काम, ठीक है। चलें जी।
डन हो गया। नेक्स्ट पेंडिंग है गवर्नमेंट ग्रांट, वो कंसोलिडेशन के साथ पढ़ेंगे। अब इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स के ऊपर आ जाते हैं। इंटेंजिबल या हम परचेज कर सकते हैं या उनको इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं। अगर परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट में आती है परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो ये यहाँ पे आपने पढ़ा था, ठीक है ना? ओके, ये साफ सुथरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आपको पिछले सेशन का लेक्चर दिया था, यहाँ तक लेक्चर 5 में पढ़ा था, ठीक। अगर आपने परचेज करना है तो ये डिस्कशन हो गई। फिर एक्सचेंज के जरिए भी आ सकता है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए भी आ सकता है, फिर बिजनेस कम्बिनेशन के जरिए भी आ सकता है, ठीक है। इंटेंजिबल को एक्वायर करने के ये सारे तरीके थे, यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ये जो मैंने पढ़ाया था उस वक्त, ठीक है। एक्विजिशन कैसे कैसे हो सकती है, सेपरेटली परचेज करें, ये पहले पढ़ा हमने। फिर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आ जाए, ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद गिवन टू कंपनी बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अभी पढ़ा, ये अभी पेंडिंग है। और इंटरनली जनरेटेड भी हमने सवाल कर लिए हैं, बस उनकी थ्योरी आप पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो इंटरनली जनरेट अगर हम करें इंटेंजिबल्स को, an internally generated intangible asset is created by company through its own efforts. It is sometimes difficult to assess whether an internally generated intangible qualifies for recognition because of problems such as it is not identifiable or cost cannot be measured. तो ये कहता है जी कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है असेस करना कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को हम रिकॉर्ड करें या ना करें, क्योंकि मसले क्या हैं कि आइडेंटिफिएबल नहीं हो सकता। जैसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, ठीक है, या कस्टमर लिस्ट है, ब्रांड है, इंटरनली जनरेटेड है, तो वो कॉस्ट रिलायबली में, वो जहाँ पे उसने रिकग्निशन एग्जाम्पशन रिकग्निशन प्रोहिबिशन कही थी उसने, याद है, ठीक है। तो कैन नॉट बी डिटरमिन रिलायबली, कॉस्ट ना रिलायबली मेजर हो सक रही हो, तो ये मसला आता है। बहरहाल, टू असेस वेदर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल मीट्स क्राइटेरिया, एन एंटिटी classifies the generation of asset into research phase and development phase। कहता है जी असेस करने के लिए कि आया इंटेंजिबल मीट कर रहा है क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन या नहीं, ये जो जनरेशन ऑफ एसेट है, जो एसेट बन रहा है, इसको दो फेजेस में बांट देते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च फेज का खर्चा क्या होगा, इट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ओके, तो मैंने आपको क्या कराया जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, रिसर्च फेज का, ठीक है। तो रिसर्च फेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस जब इसको इनकर कर देंगे, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट फेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, डेवलपमेंट फेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, बोलें जी, शैल बी रिकॉर्डेड यानी एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ ये 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, ठीक है। शैल बी रिकॉर्डेड एंड इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए बी सी डी चल ई एंड एफ हैव बीन मेट, ठीक है। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गया। अब रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट करते हैं और डेवलपमेंट का खर्चा कैपिटलाइज करते हैं सिर्फ तब जब ये 6 क्राइटेरिया मीट हो, यानी इससे पहले अगर कोई डेवलपमेंट में भी खर्चा हो रहा है तो क्या करेंगे, पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अब रिसर्च है क्या और डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। तो रिसर्च है प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च किसे कहते हैं जी, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन को, और डेवलपमेंट कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स को। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। रिसर्च इज प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन और डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। अब ये कहानी होगी ख़त्म। रिसर्च इंटरनली जनरेटेड एसेट के बारे में कहा कि जनरेशन ऑफ एसेट को 2 फेजेस में बांट लो, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च फेज के खर्चों को एक्सपेंस आउट करो, डेवलपमेंट फेज के खर्चों को कैपिटलाइज करो अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो, वरना वो भी क्या होगा, ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आज क्या करने लगे,
रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले जनाब एग्जांपल्स करते हैं हम रिसर्च एक्टिविटीज़, एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह इन्हीं से ही तो सवाल अक्सर करना पड़ जाएगा। जब वो ये चीज़ें नाम लिख कर लिख देगा तो हमें देखना पड़ेगा रिसर्च कौन सा है, डेवलपमेंट कौन सा है एक्टिविटी में से, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, ठीक है। आपने न्यू नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए कोई काम किया, फिर आपने सर्च किया फॉर एवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो क्या कर रहे हैं जी, आप सर्च कर रहे हैं और एवेल्यूएशन कर रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं किसकी जी, एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। आप सर्च कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स मटेरियल डिवाइसेस, जैसे मिसाल के तौर पे हमें इस इंटेंजिबल के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जी, फलां कंपनी भी सॉफ्टवेयर दे रही है, फलां भी दे रही है, फलां भी दे रही है, उनका रेट ये है, उनका ये है, उनका ये है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ ये हैं, इनकी ये है, उनकी ये। हमें इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए जी, ये भी लग सकती है चीज़, ये भी इसमें हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसकी प्राइस ये है, इसकी ये है, इसका नफ़ा ये है, इसका नुकसान ये है। क्या कर रहे हैं आप, सर्च कर रहे हैं फॉर अल्टरनेटिव्स, ठीक है जी। तो सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, पहले क्या किया, सर्च किया फॉर इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो ये सर्च कर रहे हैं, सर्च फॉर इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, और ये सर्च कर रहे हैं फॉर अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले तो वो एक्टिविटीज़ जो आप न्यू नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए जो है वो कर रहे थे, तो वो क्या है, रिसर्च की एक्टिविटी। फिर सर्च फॉर इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स मटेरियल के, डिवाइसेस के, प्रोडक्ट्स के, प्रोसेस के, सिस्टम के, सर्विस के, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ डिजाइन एंड इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। पहले क्या जी, डिजाइन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन डिजाइन इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ व्हाट, जो अल्टरनेटिव सामने आए। हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, अब उसके बाद क्या करना है, फॉर्मुलेशन डिजाइन इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर न्यू और इम्प्रूव मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सही है। तो ये चार चीज़ें आ गई, फॉर्मुलेशन डिजाइन इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल। लेकिन एक आगे जाके ऐसे ही आएगा सिलेक्शन ऑफ, वो सिलेक्शन और होगी, वो सिलेक्शन ऑफ, वो जब चूज कर लिए, यहाँ पे तो हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है, कौन से वाला प्रोसेस, कौन से वाला मटेरियल, कौन सी वाली डिवाइस, ये हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च के अंदर क्या कहेंगे, ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, फिर सर्च फॉर इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स एंड फॉर्मुलेशन डिजाइन इवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव। याद रखने वाली बात क्या है, याद यूं रख सकते हैं आप, ये आसान कर लूँ अगर मैं, तो सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जी, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, ठीक है जी। ऑब्टेन किया नॉलेज, फिर सर्च किया, एवेल्यूएट किया और सर्च फॉर रिसर्च फाइंडिंग्स, जो भी सर्च कर रहे हैं आप, फिर इवेल्यूएशन, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स और फिर फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है जी। फिर क्या कहता है, in the research phase of an internal project, an entity cannot demonstrate that an intangible exists that will generate probable economic benefit, therefore its expense is recorded as expense when it is, बस ठीक है। मेरे ख्याल वो कह रहा है कि जी वो डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते, को अभी रिसर्च चल रही है, अभी हम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, तो इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि इंटेंजिबल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो इसलिए एंटिटी को इजाज़त नहीं है कि रिसर्च फेज के खर्चे को कैपिटलाइज करें। बस इतनी सी बात लिखी है यहाँ पे, तो वो पता ही, बस आप इतना याद रख लें जो कहा है, रिसर्च फेज के खर्चे को क्या कर लेंगे, एक्सपेंस ऑफ, ठीक है। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल्स अब इसकी भी पढ़ लें। तो एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर, अब यहाँ पे देखो, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और टेस्ट करना प्री प्रोडक्शन या प्री यूज प्रोटोटाइप्स और मॉडल्स को, ठीक है।
अब ये काम शुरू हो गया है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ व्हाट, ऑफ प्री प्रोडक्शन या प्री यूज प्रोटोटाइप्स और मॉडल्स को, ठीक है जी। उसके बाद चलो फिर डिजाइन करें टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज जो कि न्यू टेक्नोलॉजी में यूज होनी है। टूल्स, जिग्स, अब नया डिजाइन बनाया जूता बनाने का, तो वो पुरानी फैक्ट्री के ऊपर तो नहीं, मतलब पुरानी मशीन के ऊपर चलो बन जाएगी, लेकिन डाइयाँ तो चेंज करनी पड़ेंगी, सांचे बदलने पड़ेंगे, मॉडल्स, मोल्ड्स, डाइज, टूल्स बदलने पड़ेंगे, तभी नया डिज़ाइन बन सकता है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, अपने टूल्स को, जिग्स को, मोल्ड्स को, डाइज को क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। फिर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट पायलट प्लांट। पायलट प्लांट कौन सा होता है, वो प्लांट जिससे पायलट बैठा हो? नहीं, वो एक छोटा सा प्लांट हम लगाते हैं कि जो नया डिज़ाइन जूते का बनाया है, ज़रा कुछ 10-15 जूते बना के तो देखें क्वालिटी कैसी आती है, डिज़ाइन कैसा आता है, दिखने में कैसा लगता है, पहन के कैसा महसूस होता है। तो एक छोटा सा प्लांट हमने लगाया, ठीक है, वो प्लांट 10, 12, 15, 20 जूते बना देगा, बस उसके बाद कहानी ख़त्म। तो इसको कहीं इंटेंजिबल, इसको कहीं ये ना कहना ये PPE है ना, ये PPE नहीं है, ये इंटेंजिबल, इसके ऊपर इतना खर्चा आना है, हमने जाके किसी से बनवाया ये प्लांट, फिर ला के उसको लगाया, उसमें मटेरियल डाला, उस पर लेबर लगी, उस पर ओवरहेड्स लगे, ये सारे खर्चे ये किसके अंदर आ रहे हैं, हमने एक इंजीनियर से उसको डिज़ाइन करवाया, फिर एक इंजीनियर से दूसरे वाले से उसको बनवाया, और फिर आकर उसको अपने पास चलवाया, किसको, पायलट प्लांट को। तो ये कोई भी काम इनमें से कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट फेज़ है, यानी इस पायलट प्लांट पे होने वाले खर्चे और इसको चलाने वाले खर्चे भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। कहीं इसको PPE ना कह देना कि ये तो इंटेंजिबल है, ये तो टेंजिबल एसेट है, नहीं, ये नहीं, ये उसी को चेक कर रहे हैं कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा, इंटेंजिबल सही है या नहीं, कोई प्रोडक्ट कामयाब होती है या नहीं होती है, वैक्सीन तैयार होती है या नहीं होती है, थोड़ी सी वैक्सीन तैयार करके देख रहे हैं, छोटा सा प्लांट लगा के, सही है। उसके बाद डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव्स, जो चूज हो गए उनको डिज़ाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और टेस्ट करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ था, चूज करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ था, फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ से जो सेलेक्ट हो गए उनको डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और टेस्ट करना, किनको, जो सिलेक्ट हो गए, जो चूज हो चुके हैं, चोजन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अच्छा, अब in development phase of an internal project, an entity can in some instances certify an intangible asset and demonstrate that asset will generate profit. This is because development phase of project further advanced than the therefore expenditure capitalized। सही है, पता ही है आपको। वो कह रहा है कि जी नहीं, डेवलपमेंट फेज में जाके आप कुछ ना कुछ आपको शक्ल नज़र आने लग जाती है, तो रिसर्च से ये बाद में अगली स्टेज होती है, तो इसलिए अगर क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन मीट कर जाए तो रिकॉर्ड कर लेना। हमें ठीक है, पता है हमें, इसको भी छोड़ो, मैंने पढ़ दिया आपके लिए एक बार, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है जी, डेवलपमेंट फेज में कहता है डेवलपमेंट फेज के खर्चों को कैपिटलाइज करना शुरू करो इफ़ एंड ओनली इफ़ ये 6 क्राइटेरिया मीट हो जाए। अब ये 6 क्राइटेरिया डिफरेंट लोगों से सवाल करने वाली बात ही थी। वो 6 क्राइटेरिया क्या हैं? हम गए सबसे पहले और साइंसदानों से पूछा क्या ये बन सकता है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बन सकता है। हम वहाँ से निकले और हम चले गए सेठ साहब के पास, भाईजान शुगर लगा रहे हैं, बनाना भी है, तो बनाएंगे। हम आए इंजीनियर्स के पास और मार्केटिंग वालों के पास, और उन्होंने कहा अगर तो ये इंटेंजिबल हमने खुद यूज़ करना है तो इंजीनियर से पूछा इसको यूज़ भी कर लोगे, नए सॉफ्टवेयर को, नए प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है, अच्छा यूज़ कर लोगे, या अगर हमने ये देखो इंटेंजिबल 2 तरह से है। मैंने मिसाल के तौर पे कोई वैक्सीन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई डिज़ाइन, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस बनाया, अब उसको मैंने खुद यूज़ करना है, या मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको आगे बेचना है। मसलन मैंने कोई एप्लीकेशन डेवलप की, मैंने कोई वीडियो गेम डेवलप की, मैंने कोई जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो डेवलप इसलिए किया कि मैं उसको सेल करूँगा, तो ये वो इन्वेंट्री बन जाती है, ये एसेट बन जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल इंटेंजिबल तो रिकॉर्ड करना, यानी कि इन्वेंट्री बने तो उसकी कॉस्ट तो बनती है ना कोई, तो कॉस्ट में तो कुछ ना कुछ ऐड होना है ना, ठीक है। अब वो ये कह रहा है
कि इंटेंजिबल में कब कैपिटलाइज करना शुरू कर दोगे खर्चों को। मैंने कहा सबसे पहले तो पूछेंगे जाके सेठ साहब साइंसदानों से, बन जाएगा। यही ना हो कि हम खर्चे कैपिटलाइज करना शुरू कर दें बाद में को हंस के दिखा दो, ये तो बन ही नहीं सकता। हंस के ना दिखा देना, बना लोगे। उन्होंने कहा हाँ बाप दादा से हम तो बनाते आ रहे हैं ये ऐसे इंटेंजिबल्स, बन जाएगा बन जाएगा। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिर इंटेंशन टू कंप्लीट, फिर बिजनेस के ओनर के पास आए, भाईजान वो तो बना लेंगे कह रहे हैं, आप बनवा लोगे, खर्चे शर्चे होने अभी, क्या इंटेंशन? नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह करेंगे, कोई मसला नहीं। फिर आप आए, अगर इंटेंजिबल खुद के लिए बना रहे हैं तो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आए, भाई यूज़ कर लोगे। या आप बेचने के लिए बना रहे हो तो अपने मार्केटिंग वालों के पास, भाई सेल कर लोगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, यूज वाले ने कहा यूज, सेल वाले ने कहा सेल कर लेंगे। फिर आपने बैठकर सोचा कि खुद से सोचा, अच्छा यार ये जो कह रहे हैं, ये जो चीज़ बना रहे हैं कि ये कैसे जनरेट करेगी प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स। अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। करेला कोला बना रहे हैं जी, भाई को पिएगा भी नहीं कि पिएगा, खुद बैठ के सोच लो, थोड़ा सा मार्केट सर्वे कुछ थोड़ा सा देख लो। ठीक है, नेट पे सर्च कर लो, क्या कर रहे हो आप। सबसे पहले कहाँ गए आप? सबसे पहले कहाँ गए? साइंसदानों के पास। ठीक है, वो मैंने वो पिछले लेक्चर दिखाए थे, उसके अंदर वो लेबॉर्ट्री दिखाई थी ना। ठीक है, तो वो साइंसदान जो बैठा हुआ था उसके पास गए, मैंने कहा साइंसदाना बना लेगा? हाँ बना लूँगा। फिर गए सेठ साहब का, सेठ साहब क्या इरादा है, बनाना भी है या एम ही बस वेले बैठे थे लगा दिया उनको काम? नहीं नहीं बनाएंगे इंटेंजिबल। फिर अगर यूज़ करना है तो पूछो, यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्शन वालों से। सेल करना है तो सेलिंग मार्केटिंग वालों से पूछो, बेच लोगे। उसके बाद फिर आप फिर दोबारा से खुद सोचो कि कैसे ये इंटेंजिबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कैसे प्रोबेबल है कि ये फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो देगा, कंपनी को फ़ायदा देगा। ठीक है, और फिर वापस आओ दोबारा और चेक करो, सेठ साहब से पूछो, वापस आओ दोबारा। उन्होंने तो कहा ना कि हम कर लेंगे कंप्लीट, लेकिन आप देखो कि टेक्निकल रिसोर्सेज एडिक्वेटली अवेलेबल हैं, ये वो सिर्फ कह रहे हैं। फिर सेठ साहब वाली दावे को भी आप अकाउंटेंट हो, खुद भी देख सकते हो, आपके सामने सारी डिटेल्स हैं, चेक कर लो। फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल और अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अदर रिसोर्सेज, तो ये अवेलेबिलिटी है या नहीं है टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज की, टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड टू यूज और सेल इंटेंजिबल। और लास्ट में फिर अपने दफ्तर में ही बैठे बैठे आपने ये खुद ही कर लेना, इसके लिए किसी के पास नहीं जाना। ये तो सारे बिल्स ही आपके पास होते हैं, तो जो खर्चे भी हो रहे हैं आपके पास उनके बिल्स हैं, उनकी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये तो आप खुद ही बताओगे। एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू इंटेंजिबल ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। तो एबिलिटी टू मेजर रिलायबली मेजर हो सकता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 6 क्राइटेरिया हैं बेसिकली। नंबर 1 टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करोगे। नंबर 2 इंटेंशन टू कंप्लीट देखोगे ऑर्गेनाइजेशन की है या नहीं है। नंबर 3 एबिलिटी टू यूज और सेल चेक करोगे। चौथी चीज खुद सोचोगे कि कैसे ये प्रोबेबल आउटफ्लोज प्रोबेबल इनफ्लोज फ्यूचर में देगा। ठीक है, उसके बाद ये भी खुद सोचा, और अगली बात भी खुद सोचो, एडिक्वेसी चेक करो टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज की, कि वो एडिक्वेट हैं या नहीं है। ठीक है, कि कंप्लीट कर सकें टू यूज और सेल द इंटेंजिबल। और लास्ट में क्या कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल है। तो जब ये 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं तो आपने उस डेट से ऑनवर्ड्स खर्चों को एसेट बनाना शुरू कर देना, इंटेंजिबल बनाना शुरू कर देना, उससे पहले एक्सपेंस। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल, एमसीक्यूज आ सकते हैं, डिस्कशन में आ सकता है, तो इतने ही ऐसे ही याद रखने। टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, वैसे याद हो रहे हैं ना, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, एबिलिटी टू यूज और सेल, हाउ it will generate future probable economic benefits. Number 5 adequacy of financial, technical, other resources to complete intangible, और cost can reliably be measured। अब ये 6 जब पूरे हो जाए तो अब ये तो हो गया थ्योरेटिकली, लेकिन मैंने आपको न्यूमेरिकली क्या कहा है, या तो वो सवाल में कहेगा फलां डेट को क्राइटेरिया मीट हो गए हैं रिकॉर्डिंग के, या वो कह देगा फलां डेट को टेक्निकली फिजिबल हो गया है। एक बात कह दी ना मैंने बीच में से, तो कोई एक कह दे इनमें से, ठीक है, कमर्शियली वायबल हो गया है, टेक्निकली फिजिबल हो गया है, ठीक है,
नजर आ रहा है बेनिफिशियल होगा तो ये कोई ऐसी निशानी बता देगा, ठीक है, या 6, क्योंकि इतना 6 क्राइटेरिया लिखने बैठ जाए पर्चे में तो फिर तो पर्चे के अंदर ये लिखता रहे, ठीक है। तो या तो ये कहेगा 6 क्राइटेरिया मीट हो गए, या कहेगा क्राइटेरिया टू रिकॉर्ड इंटेंजिबल हैज बीन मेट, या यूं कह देगा, या फिर इनमें से कोई एक लफ्ज यूज कर देगा, टेक्निकली फिजिबल हो गया, कमर्शियली वायबल हो गया, फायदा नजर आ रहा है, ठीक है। कमर्शियली वायबल के ये कमर्शियल प्रोडक्शन करके सेल कर सकेंगे, एबिलिटी टू यूज और सेल, तो कोई एक बीच में से ऐसे बता देगा, तो इसका मतलब ये 6 के 6 ही मीट हैं, उस डेट से ऑनवर्ड फिर आप गुड डेवलपमेंट कह के कैपिटलाइज करना, ये पर्चे के लिए आपको बताया था, ठीक है। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है इस सफ़े पे, तो सारा कुछ ही ये 2 सफ़ों पे इंपॉर्टेंट है बड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट थी, ये 6 क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट, और फिर इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। पता है आपको, सवालों में आपने किया हुआ है, लेकिन खोल के ऐसे बात बयान शायद नहीं की गई थी, ठीक है। मैं अपना वो साइंसदान ढूंढ रहा हूँ, शायद मुझे मिल जाए। मिला नहीं अभी तक। साइंसदाना नहीं आ रहा। चले खैर, अपने दिमाग में तो उस साइंसदान को लाए ना, तब तक मैं ज़रा बात भी करता रहूँ, ठीक है। मामला ये है कि आपने एक इंटेंजिबल को इंटरनली जनरेट किया है, अब उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, आप उस साइंसदान को दिमाग में लेकर आएँ, शाबाश, हिम्मत करें, दिमाग में लेकर आएँ। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, भाई ज़रा पॉज करें यार, मैं ढूंढ ही लूँ। जी, साइंसदान हमें मिल गया। अब ये साइंसदान जो है ना जी, ये एक इंटेंजिबल इंटरनली जनरेट कर रहा है, कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई डिज़ाइन बना रहा है, कोई फार्मूला बना रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर पे बनना था बहरहाल। अब ये इंटरनली जनरेटेड, पहले रिसर्च चली होगी, एक्सपेंस आउट हो गए, फिर 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले डेवलपमेंट खर्चे चले होंगे, एक्सपेंस आउट हो गए, और 6 क्राइटेरिया मीट हो गया। अब उससे ऑनवर्ड जो खर्चे हैं वो कैपिटलाइज होने हैं। कौन से खर्चे, कौन से खर्चे एक्सपेंस आउट, कौन से खर्चे कैपिटलाइज, खर्चे कौन से हैं ये तो बताओ, बोलो कौन से खर्चे हैं। ये पहले दिन यही बताया था, ठीक है, कि ये इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, डेप्रिशिएट होगा, बोलो खर्चा है। अब ये है तो इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, लेकिन चूंकि ये इंटेंजिबल के बनने में इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट नहीं करनी बल्कि कैपिटलाइज करनी है, इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालनी है। फिर ये भाईजान जो बैठे हुए हैं, इनकी तनख्वाह खर्चा है, इंटेंजिबल बनने में खर्च हो रही है ये कॉस्ट भी। इन्होंने पेन पकड़ा हुआ है, इन्होंने कागज के ऊपर कुछ लिखना है, स्टेशनरी, खर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर ये जो है वो को मटीरियल शटीरियल यूज हो रहा है, खर्चा है। ये बत्तियां शतियां एसी शेसी लगे हुए हैं, खर्चा है, ठीक है। ये फर्नीचर पे बैठा हुआ है, इसकी डेप्रिसिएशन, खर्चा है। तो वो सारे खर्चे, तो सबसे बड़ा खर्चा तो इसके अंदर होता है ये सैलरीज वेजेस वगैरह ही जो साइंसदानों की होती हैं। उसके अलावा फिर कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है तजर्बे करने के लिए, यहाँ पे जो केमिकल मिला रहे हैं मटेरियल है। फिर इसी तरह से कोई जो है वो कंज्यूमेबल्स हैं, वो मटेरियल भी कंज्यूमेबल्स में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से पीपीई के कोई आइटम्स हैं जो इधर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो जो इसके बनने में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कॉस्ट भी, उनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इसी कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं। नॉर्मली वो क्या होता है, ये इक्विपमेंट होता है, देख रहे हैं आप,
ये इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, ये देखें, ये ऐसे आंखें लगा के जिसमें चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे नीचे कीड़े बन गए या नहीं बन गए, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट जो है, इसकी डेप्रीसिएशन को आपने इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालना है। तो ये ही वो खर्चे हैं जो इंटेंजिबल की, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की कॉस्ट के अंदर शामिल होंगे, ठीक है, सही है। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट में क्या क्या होना चाहिए जी? Cost of an intangible asset is sum of expenditure incurred from date when criteria was met, ठीक है जी। Cost of intangible asset is the sum of expenses incurred from the date when intangible asset first meet the criteria, उस दिन से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज करना शुरू कर दो। फिर आगे ये भी बताएगा कहीं जाके कि सीज कर दो, नहीं बताएगा तो मैं बता रहा हूँ, जब वो रेडी टू यूज हो जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है, डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, तो फिर उसको, उसके खर्चों को उसमें ऐड करना रोक देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अगली बात, द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेज कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेज, मुश्तमिल है, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट necessary to create, produce, prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by management। इस सारे जुमले का जो मतलब होता है ना, necessary, create, produce, prepare asset to be capable वाली सारी कहानी का मतलब होता है available for use, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है जी, सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो नेसेसरी हैं एसेट को, इंटेंजिबल को बनाने में, ठीक है, ताकि वो रेडी टू यूज हो जाए, वो क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। उसकी एग्जांपल्स हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट है। Examples of directly attributable costs are, number one, cost of material and services used or consumed in generating intangible, cost of material and services, ठीक है जी, cost of material and services, तो बताया ना आपको, पीछे मटीरियल भी लग रहा था और सर्विसेज भी लग रही थी। कॉस्ट ऑफ कहीं और किसी की सर्विसेज ले ली ना अगर आपने मसलन इसमें, तो उसकी कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल, वो जो आप तनख्वाहें दे रहे हैं साइंसदानों को, बाहर बैठे हुए गार्ड को भी दे रहे हैं। फिर जब ये हो गया कंप्लीट, तो आप इसको रजिस्टर कराते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन, हमारा फॉर्मूला, पेटेंट कोई चोरी ना कर, पेटेंट करा चोरी ना कर ले, ठीक है। तो फ्री टू रजिस्टर लीगल राइट। और फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस दैट आर यूज्ड टू जनरेट इंटेंजिबल, सिर्फ यही नहीं, amortization of patents and licenses, depreciation of equipments that are used to generate, अगर कोई इनटेंजिबल बनने के लिए कोई टेंजिबल इस्तेमाल हो रहा है या इवन कोई और इनटेंजिबल, साइंसदान जो फार्मूला बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल है जिस पर दूसरा इंटेंजिबल बन रहा है। तो जब क्राइटेरिया मीट हो चुका हो, ये सवाल भी ये किया था, फिर भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि कोई इक्विपमेंट है, कोई वो तो था पीपी, कोई इक्विपमेंट यूज हो रहा था तो उसकी डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल में ऐड, अगर कोई इनटेंजिबल यूज हो जाए तो उसकी अमोर्टाइजेशन ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीजें नहीं आपने लेनी, क्या, फॉलोइंग कॉस्ट्स, फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरनल इंटेंजिबल। वो कौन कौन से हैं जी, सेलिंग एडमिन खर्चे, सेलिंग एंड एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अनलेस दीज एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। अगर सेलिंग एडमिन है लेकिन साथ ही उसने लिख दिया है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो इसका मतलब इस इंटेंजिबल की वजह से ये पड़े हैं, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, वो कैपिटलाइज करने वाले बन जाएंगे, ठीक है जी। अनलेस, इसका मतलब अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो टू प्रिपेयर एसेट फॉर यूज, तो फिर इनको आपने कैपिटलाइज करना है। तो जनरल रूल क्या है, सेलिंग एडमिन और जनरल ओवरहेड्स एक्सपेंस आउट होने हैं, लेकिन अगर वो सवाल में लिख दे ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, तो फिर ये भी क्या करने हैं, कैपिटलाइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद, ओहो,
आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज और इनिशियल इनएफिशिएंसीज आपकी वजह से वो यार आराम आराम से काम लगे रहे, तनख्वाहें ज़्यादा देनी पड़ गई, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं ना ये, ठीक है, जानबूझ के या कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, आपकी नाअहली की वजह से हुआ, तो ये क्या है, इनएफिशिएंसीज। तो आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कल ही बात कर दी, ठीक है, कल या परसों। इनकर्ड बिफोर एसेट अचीव प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्टाफ टू ऑपरेट द एसेट। भाई एसेट रेडी टू यूज है, ठीक है, आपने रेडी टू यूज एसेट को चलाने के लिए अपने बंदों की अगर ट्रेनिंग करानी है तो वो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी एक्सपेंस आउट होगी, जैसे टेंजिबल्स के अंदर पीपी के अंदर होता था वैसे ही यहाँ पर भी होता, ठीक है। तो ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है। उसके बाद अगली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिकग्निशन प्रोहिबिशन, 5 चीज़ें इंटरनली रिलेटेड हो तो रिकॉर्ड नहीं करनी, ठीक है। कोई क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन है? ये भी हमने पढ़ लिया जी। अब देखें जी, बाइंग इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एन एक्वायरर रिकग्नाइजेज एज एन एसेट सेपरेटली फ्रॉम गुडविल एंड इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द, यार ये पूछ लें कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफ द एक्वायरी इफ प्रोजेक्ट मीट्स डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल। An acquiree's in process research and development project meets the definition of an intangible asset when it meets the definition of asset and is identifiable. Identifiable का मतलब separable है, यानी आप, मैंने जैसे कहा था एक बच्चे को पिछली बार कि भाई की ऐनक है तो ये ऐनक अलग हो सकती है, कान साथ नहीं देने पड़ेंगे, तो ये ऐनक क्या है, सेपरेबल, ठीक है। तो बहरहाल वो क्या कह रहे हैं जी, ये रिसर्च एंड, अगर आपने इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट खरीदी है तो उसको क्या कर लें, कैपिटलाइज कर लें, ठीक है, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रही है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है उस पर फिर आपके अपने रूल लगेंगे। ऑन सच प्रोजेक्ट इज अकाउंटेड फॉर इन द यूजुअल वे बाय अप्लाइंग IS 38। नोट फॉर स्टूडेंट्स क्या है, इट मीन्स रिसर्च विल बी एक्सपेंस, हाउएवर इफ डेवलपमेंट मीट्स कंडीशन इट विल बी कैपिटलाइज। तो इसके साथ मैंने आपको ऑलरेडी पास पेपर 4 का B करवा दिया है। ठीक है जी, सही हो गया, चलिए ख़त्म ही होगी कहानी तकरीबन, बस कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह रह गए। अब आ जाएं ज़रा, पास पेपर्स करते हैं 2-3। वेबसाइट कॉस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया भी नहीं है तो और इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा जी, पास पेपर्स पे चलें फटाफट। सबसे पहले इधर आएँ और ये 16 कर दें, बल्कि 1 मिनट पहले 15 करें, ये तो वो है, ये करें, पेज 1075 रिक्वायरमेंट पढ़ें। 8 नंबर का सवाल है आपको, मैं वो कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू कर लें। चलो फिर ऐसा है, मैं पार्ट 1 क्लोज करता हूँ, आप लोग भी 2-3 मिनट का पॉज ले लेता हूँ पार्ट 1 के क्लोजर पे, ये इसको करें। और ऑनलाइन वालों आप भी अगला पार्ट शुरू करने से पहले इस सवाल को बगैर सोल्यूशन देखे ट्राई करो। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल निकालनी है इनिशियल मेजरमेंट के लिए, और जो पॉइंट्स इग्नोर किए हैं उनकी वजह बतानी है। 8 नंबर का सवाल है, पार्ट 1 क्लोज करें।